Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जो ये टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि अकाउंटिंग की सारे लिमिटेशंस आपके क्लियर हो जाए। देखो, ये जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुकी हूँ। सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगी। पूरा चैप्टर अच्छे से समझने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, सारे टॉपिक आपको इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन मिलेंगे। आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि देखो, ये जो चैप्टर 1 है ये टोटली थियोरेटिकल चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी पर कमांड होनी चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहली लिमिटेशन आती है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। देखो, अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है। फुली एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग 100% एक्यूरेट नहीं है। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो हम इस बात को मानते हैं कि हम जो रिकॉर्ड बनाते हैं वो एविडेंस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये 100% एक्यूरेट नहीं होते क्योंकि सम एस्टिमेट्स आर मेड फॉर ascertaining प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स करते हैं, हम अकाउंटिंग में फोरकास्टिंग करते हैं, अजम्पशंस करते हैं प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए। तो वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, वो कभी भी 100% करेक्ट नहीं होते। जैसे देखो, एस्टिमेटिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। जब आप बिजनेस में कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो हमेशा उसके यूजफुल लाइफ के लिए एस्टिमेशन करते हैं, assumptions करते हैं। जैसे सपोज आपने एक मशीन परचेज की है फॉर रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए की आपने एक मशीन परचेज की है और आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये मशीन अगले 10 साल तक अच्छे से काम करेगी। तो ये क्या है? ये आपका एक assumption है, एस्टिमेशन है। हो सकता है वो मशीन 10 साल से पहले ही खराब हो जाए, उसमें ज्यादा रिपेयर की रिक्वायरमेंट हो, 10 साल से पहले आपको मशीन चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो जाए। तो ये हमेशा एस्टिमेशन पर डिपेंड होता है, कभी भी हम एग्जैक्ट यूजफुल लाइफ पीरियड डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो, डाउटफुल डेट्स के लिए हम हमेशा प्रोविजन करते हैं, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सपोज आपको 2 लाख रुपए डेटर्स से लेने हैं, तो आप इसका 10% प्रोविजन कर रहे हैं डाउटफुल डेट्स के लिए। आप कह रहे हैं कि हो सकता है 20,000 रुपए बैड डेट्स हो जाए, यानी 20,000 रुपए मुझे डेटर्स से ना मिले। तो ये क्या है? ये एक एस्टिमेशन है, ये एक अजम्पशन है। हो सकता है आपको पूरे के पूरे 2 लाख रुपए रिकवर हो जाए और हो सकता है 10% की जगह आपको 20% बैड डेट्स में ट्रांसफर हो जाए। इसी तरह से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक यानी जो ईयर के एंड में गोडाउन में आपके पास गुड्स बच गई हैं, उनकी हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू आप एस्टिमेट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि मेरे गोडाउन में जो माल है ये इतने रुपए का बिक जाएगा। जरूरी नहीं है जो आपका एस्टिमेशन हो वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो, वो माल उतनी अमाउंट का बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता। तो इस वजह से हम कहते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ये कभी भी 100% करेक्ट नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलती है वो हमेशा अनरियलिस्टिक होती है, वो हमेशा इम्प्रैक्टिकल होती है, वो हमेशा फॉल्स होती है, वो कभी भी जेन्युइन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन क्या है
assets are recorded at historical cost so that current values are not shown in books of account. देखो, जब भी हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती है. हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ओरिजिनल वैल्यू, जिस वैल्यू में आपने एसेट को परचेज किया है वो वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे. कभी भी करंट वैल्यू को आप बुक में नहीं दिखाएंगे. तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि या तो एसेट ओवर वैल्यूड होगी या फिर वो अंडर वैल्यू. दूसरा पॉइंट आता है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. देखो, अकाउंटिंग हमेशा कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस पर डिपेंडेंट होती है. इसका मतलब क्या हुआ? ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड. देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उन सबको हम रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन कभी भी हम गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करते जो एंटिसिपेटेड होते हैं. इसका रिजल्ट क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी एक्चुअल प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं करता है. दूसरा, जो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट डिस्क्लोज करती है और ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज. तो इस वजह से अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिलती है हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से. ये है इसका सेकंड डिसएडवांटेज. नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमेशा क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, उन्हें हम ओमिट कर देते हैं. तो इससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे देखो, it records only those items which can be expressed in terms of money. अकाउंटिंग में सिर्फ वही आइटम रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. यानी क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर कंप्लीटली ओमिटेड. हम हमेशा क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें हम हमेशा ओमिट कर देते हैं. जैसे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, कितनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से वर्क करता है, इस चीज को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं करते. कोर्डियल मैनेजमेंट लेबर रिलेशन. मैनेजमेंट और लेबर के कितने कॉर्डियल कोऑपरेटिव रिलेशंस हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के बीच में. सेटिस्फैक्शन ऑफ फर्म्स कस्टमर. जो भी प्रोडक्ट फर्म प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को, कस्टमर उससे कितना सेटिस्फाइड है, ये सारी चीजें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इन्हें हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. लेकिन देखो, ये सारी चीजें एक वाइटल रोल प्ले करती है फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी में. अगर इनमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी में एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है. लेकिन इन चीजों को हम हमेशा ओमिट कर देते हैं, इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ये भी अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है. नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. देखो, अकाउंटिंग में जो भी प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं उन्हें हम हमेशा इग्नोर करते हैं, उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल और ओरिजिनल कॉस्ट. हेंस फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल. देखो, जब भी हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में तो वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं. इसलिए जो फिगर दिखाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कभी भी प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं दिखाता है. जैसे देखो, सपोज आपने एक बिल्डिंग परचेज की है 70 लाख रुपीस की, ठीक है. अगले 2 सालों में उस बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाती है 1 करोड़.
तो देखो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस बिल्डिंग की वैल्यू सिर्फ 70 लाख ही दिखाएंगे, 1 करोड़ को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो एसेट है, जो बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू अंडर वैल्यूड रह गई, एक्चुअल वैल्यू आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने एक लैपटॉप खरीदा है 70 लाख रुपीस का और 2 साल बाद उसकी वैल्यू गिरकर 50 लाख रुपीस हो जाती है। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं 70 लाख फॉर लैपटॉप, आपने 50 लाख रुपीस नहीं दिखाए हैं, तो इस वजह से लैपटॉप की वैल्यू ओवर वैल्यूड रह जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहाँ पर हमेशा जो प्राइस में चेंजेस होते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है, उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता। इस वजह से एसेट की या तो अंडर वैल्यू हो जाती है या ओवर वैल्यू, जो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन कंसिडर की जाती है अकाउंटिंग की। और लास्ट पॉइंट आता है विंडो ड्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इससे रिलेटेड 1 मार्कर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है। Window dressing means practice of manipulating accounts so that financial statement may disclose favorable position than actual position. कई बार क्या होता है बिजनेस में, एक्चुअल पोजीशन से बेटर पोजीशन दिखाने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेशन किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। इसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। अब देखो विंडो ड्रेसिंग क्यों की जाती है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, हमें मार्केट में अपनी गुडविल बनानी है, तो इस तरह से बहुत सारे रीजन होते हैं विंडो ड्रेसिंग के। करते कैसे हैं विंडो ड्रेसिंग, जैसे देखो परचेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हमने परचेजेस ईयर एंड में की है उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि देखो जब हम परचेजेस दिखाएंगे तो हमारी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो परचेजेस हमने ईयर एंड में की है उन्हें हम ओमिट कर देते हैं। इसी तरह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हम क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देते हैं। मोर प्रॉफिट फॉर टेकिंग लोन, हम ज्यादा प्रॉफिट शो करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट डिस्क्लोज करते हैं ताकि जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इजीली लोन को सैंक्शन कर दे। तो ये सारे रीजन है विंडो ड्रेसिंग के। होपफुली 5 लिमिटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।